नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। विषय है न्यूरो डाइवर्सिटी। और हमारी आज की सारी चर्चा असाइनमेंट वाइन्स की एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका शीर्षक है न्यूरो डाइवर्सिटी, द स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर ऑफ मॉडर्न इनोवेशन। मिशन साफ है, ये समझना कि ऑटिज्म, ADHD और डिस्लेक्सिया जैसी दिमागी भिन्नताओं को, जिन्हें अक्सर कमी या विकार समझा जाता है, उन्हें एक छुपी हुई ताकत या कहें कि एक रणनीतिक लाभ के रूप में कैसे देखा जा सकता है। और ये सवाल मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। क्या होगा अगर कंपनियां जिन्हें हम डिसऑर्डर समझते हैं, उन्हें अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में देखना शुरू कर दें? तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। ये सवाल आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का एक ही मंत्र है, इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन। बिल्कुल। जो कंपनी नया नहीं सोच सकती वो पीछे रह जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ज्यादातर कंपनियां इनोवेशन तो चाहती हैं, पर उनका ढांचा वो अभी भी 20वीं सदी का है। मतलब एक तरह की फैक्ट्री वाला मॉडल जहां हर पुर्जा एक जैसा होना चाहिए। ठीक वही। वो एक ऐसी प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद करती हैं जहां सब लोग एक जैसे हों, एक ही तरह से सोचें और एक ही तरह से बर्ताव करें। बिल्कुल। और आज की चर्चा इसी सोच को तोड़ने के बारे में है। हम उस मेडिकल मॉडल से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं जो इन भिन्नताओं को ठीक की जाने वाली बीमारी मानता है, और एक स्ट्रेंथ बेस्ड मॉडल की ओर जाने की बात कर रहे हैं। ये मॉडल कहता है कि इन भिन्नताओं में असाधारण क्षमताएं छुपी हैं, खासकर मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों के लिए, जहां अलग तरह से सोचना ही सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, तो ये जो सोच में बदलाव की बात है, यहीं से शुरू करते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है ना? जैसा कि असाइनमेंट वाइन्स की रिपोर्ट बताती है, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की बनावट में एक कुदरती भिन्नता है। जी। ठीक वैसे ही जैसे किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम, या किसी की आंखों का रंग अलग होता है। और यही सबसे जरूरी बात है। जब हम इन पर लगे मेडिकल लेबल जैसे ADHD या ऑटिज्म से आगे देखते हैं, तब हमें वो खास संज्ञानात्मक शक्तियां दिखाई देती हैं जिनकी आज की नॉलेज इकोनॉमी में जबरदस्त मांग है। रिपोर्ट ये साफ करती है कि ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली या नैतिक रूप से सही बात नहीं है, बल्कि ये एक ठोस प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने का तरीका है। जो कंपनियां इस विविधता को अपना रही हैं, वो असल में उन जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता हासिल कर रही हैं जिन्हें उनके प्रतियोगी देख भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, प्रतिस्पर्धी बढ़त, ये शब्द कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि ऑटिज्म या ADHD जैसी भिन्नताएं ताकत बन सकती हैं, तो ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं, या इनके पीछे सच में कोई ठोस सुपर पावर है? असाइनमेंट वाइन्स की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? नहीं, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि ये साबित हो चुकी क्षमताएं हैं। चलिए ऑटिज्म का ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है। अक्सर ऑटिस्टिक व्यक्तियों में पैटर्न को पहचानने की एक अद्भुत क्षमता होती है। वो डेटा के समुद्र में से उन छोटी छोटी विसंगतियों या पैटर्न को पकड़ सकते हैं जो बाकी सबसे छूट जाती हैं। और बारीकियों पर ध्यान देना। हाँ, और उनका ध्यान बारीकियों पर बहुत गहरा होता है। तो इसका असल दुनिया में क्या फायदा होता है? बहुत बड़ा। रिपोर्ट में SAP और माइक्रोसॉफ्ट के ऑटिज्म एट वर्क प्रोग्राम का जिक्र है। उन्होंने पाया कि उनके ऑटिस्टिक सॉफ्टवेयर टेस्टर्स कोड में ऐसे बग्स पकड़ लेते थे जो दशकों के अनुभव वाले न्यूरोटिपिकल डेवलपर से भी छूट जाते थे। अरे वाह! अब जरा सोचिए साइबर सुरक्षा के बारे में, जहां आपको लाखों डेटा पॉइंट्स में से उस एक अजीब सी गतिविधि को पकड़ना है जो किसी हमले का संकेत हो सकती है। वहां इस तरह का फोकस और पैटर्न पहचानने की क्षमता किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये तो कमाल का उदाहरण है। अब ADHD की बात करते हैं। इसे लेकर तो आम धारणा यही है कि ऐसे लोग ध्यान नहीं लगा पाते, हमेशा बेचैन रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत बताता है कि ADHD दिमागी बनावट का एक हिस्सा है जो हाइपर फोकस और डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी जुड़ा है। हाइपर फोकस का मतलब है किसी दिलचस्प काम में घंटों तक पूरी तरह से डूब जाने की क्षमता, जहां आसपास की दुनिया का पता ही नहीं चलता। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है ऐसी चीजों के बीच कनेक्शन बना लेना जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं लगता। मतलब तूफानी गति से नए आइडियाज पैदा करने की क्षमता। बिल्कुल। एक मिनट, आप कह रही हैं कि जिसे हम
ध्यान की कमी कहते हैं, वो असल में संकट के समय में एक ताकत बन सकती है? ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी डिटेल्स मिस कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और यही पारंपरिक सोच है। लेकिन रिसर्च बताती है कि जब कोई संकट आता है, जब पुराने तरीके काम करना बंद कर देते हैं, तब आपको ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जो लीक से हटकर सोच सकें। जो एक साथ 10 अलग-अलग समाधान सोच सके? हाँ, उद्यमिता या संकट प्रबंधन में यही तो चाहिए होता है। जहां एक न्यूरोटिपिकल दिमाग शायद प्रक्रिया में फंस जाए, वहीं ADHD वाला दिमाग तेजी से नए रास्ते खोज सकता है। डिस्लेक्सिया वाला उदाहरण तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो इसे सिर्फ पढ़ने लिखने की समस्या समझते थे। लेकिन स्रोत कहता है कि इसका संबंध 3D विजुअलाइजेशन और कहानी कहने की कला से है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, डिस्लेक्सिक दिमाग जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करता है। जहां दूसरे लोग शब्दों और वाक्यों में सोचते हैं, वहीं कई डिस्लेक्सिक लोग तस्वीरों, पैटर्न और सिस्टम में सोचते हैं। अच्छा। उनमें जटिल सिस्टम को समझने और बड़ी तस्वीर देखने की कमाल की क्षमता होती है। वो देख पाते हैं कि अलग-अलग हिस्से एक साथ कैसे काम करते हैं। यही वजह है कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में डिस्लेक्सिक लोग बहुत सफल होते हैं। रिपोर्ट में EY, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में से एक है, उसका भी उदाहरण है। वो लोग डिस्लेक्सिक कर्मचारियों की इस बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता को एक मुख्य ताकत मानते हैं। हाँ, क्योंकि रणनीतिक पूर्वानुमान लगाने में ये क्षमता बहुत कीमती है। वो उन ट्रेंड्स और कनेक्शंस को देख पाते हैं जो डेटा की स्प्रेडशीट में छिपे होते हैं और दूसरों को नजर नहीं आते। तो अगर हम इन सबको जोड़ के देखें, तो ये सिर्फ कुछ लोगों को नौकरी देने या कानूनी ज़रूरतों को पूरा करने से कहीं आगे की बात है। ये सक्रिय रूप से ऐसी टीमों का निर्माण करना है जिनमें सोचने के अलग-अलग तरीके मौजूद हों, ताकि आप किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार रहें। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कंपनियां समझ रही हैं कि उनके पास एक छिपा हुआ खजाना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर ये प्रतिभा इतनी कीमती है तो कंपनियां से ढूंढ क्यों नहीं पाती? हमारी आम इंटरव्यू प्रोसेस में ऐसी क्या गड़बड़ है कि ये लोग नजर ही नहीं आते? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारी भर्ती प्रक्रियाएं एक तरह से टूटी हुई हैं। वो एक खास तरह के इंसान को पुरस्कार करने के लिए बनी है, जो बहुत आत्मविश्वासी हो, आसानी से बातचीत करता हो, बढ़िया आई कांटेक्ट बनाता हो और तुरंत जवाब देता हो, जिसे हम स्मार्ट या प्रेजेंटेबल कहते हैं। ठीक वही। लेकिन ये सारे गुण किसी के कोडिंग करने, डेटा का विश्लेषण करने या एक जटिल डिजाइन बनाने की क्षमता के बारे में क्या बताते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। एक ऑटिस्टिक उम्मीदवार जो शायद इंटरव्यू में घबरा जाए या आई कांटेक्ट न बना पाए, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन हमारी प्रक्रिया उसे पहले ही दौर में बाहर कर देगी। तो इसका समाधान क्या है? अगर पारंपरिक इंटरव्यू काम नहीं कर रहे तो फिर क्या करें? स्रोत कौशल आधारित भर्ती, मतलब स्किल्स बेस्ड हायरिंग पर जोर देता है। ओके। बातों से किसी को आंकने के बजाय उसके काम से उसे आंके, उन्हें एक असली काम का सैंपल दें। अगर आप एक कोडर को काम पर रख रहे हैं तो उसे कोड की एक समस्या हल करने को दें। अगर आप डिजाइनर ढूंढ रहे हैं तो उसे एक डिजाइन चैलेंज दें। एक तरह का ऑडिशन। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ऑडिशन। इससे न सिर्फ न्यूरोडाइवर्जेंट उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, बल्कि ये टैलेंट को आंकने का कहीं ज्यादा निष्पक्ष और प्रभावी तरीका है। चलिए मान लिया कि सही तरीके से भर्ती हो भी गई, लेकिन काम करने का माहौल भी तो जरूरी है ना? रिपोर्ट में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और मास्किंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? ये बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। मास्किंग का मतलब है जब न्यूरोडाइवर्जेंट कर्मचारी समाज में या ऑफिस में फिट होने के लिए अपनी असल पहचान और व्यवहार को छिपाते हैं। वो नॉर्मल दिखने का नाटक करते हैं, जो उनके लिए बेहद थकाऊ होता है। वो अपनी सारी ऊर्जा इस दिखावे में खर्च कर देते हैं, तो उनके पास अपने असल काम के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। और जाहिर है इससे उनकी रचनात्मकता और इनोवेशन पे भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, और यहीं पर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भूमिका आती है। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई बिना किसी डर के, बिना मास्क पहने अपनी असल पहचान के साथ काम कर सके, सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता हो। जब लीडर ऐसा कल्चर बनाते हैं तो लोग अपनी ऊर्जा फिट होने में नहीं, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने और नए आइडियाज लाने में लगाते हैं। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि कंपनियां आखिर में नतीजों से ही मानती हैं, और जो आंकड़े असाइनमेंट वाइन्स की रिपोर्ट में हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। JP मॉर्गन चेस का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने पाया
कि उनके न्यूरो डाइवर्सिटी प्रोग्राम के कर्मचारी अपने बाकी साथियों की तुलना में 90 से 140% ज्यादा प्रोडक्टिव थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने गलतियां भी बहुत कम की। 1 मिनट, 140%? क्या मैंने सही सुना? ये कोई टाइपो तो नहीं है? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब आप एक ऐसा कर्मचारी रख रहे हैं जो न सिर्फ लगभग 1.5 गुना काम कर रहा है, बल्कि गलतियां भी कम कर रहा है। ये तो किसी भी मैनेजर का सपना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप किसी को उसकी कमी के लिए नहीं, बल्कि उसकी ताकत के लिए काम पर रख रहे हैं और उसे ऐसा काम दे रहे हैं जो उसके दिमागी बनावट के अनुकूल हो। आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं कह रहे, आप उसे तैरने के लिए कह रहे हैं। जब काम और कौशल का ऐसा मेल होता है तो ऐसे असाधारण परिणाम मिलते हैं। एक और उदाहरण है एस्पिरिटेक का। ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है जिसके ज्यादातर कर्मचारी ऑटिस्टिक हैं। रिपोर्ट कहती है कि उनकी कर्मचारी रिटेंशन दर, मतलब कर्मचारियों के नौकरी छोड़कर जाने की दर 95% से भी ज्यादा है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो बहुत ज्यादा टर्नओवर के लिए जानी जाती है। लोग वहां टिकते ही नहीं है। ये दिखाता है कि जब कर्मचारियों को महसूस होता है कि उन्हें समझा जाता है, उनकी कद्र की जाती है और उन्हें सफल होने के लिए सही माहौल दिया जाता है, तो वे कंपनी के प्रति वफादार रहते हैं। सही बात है। इन कंपनियों के नतीजों का विश्लेषण करें तो ये साफ हो जाता है कि न्यूरो समावेशी होना सिर्फ एक चैरिटी या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक स्मार्ट हाई परफॉर्मेंस बिजनेस स्ट्रैटेजी है। मतलब जो चीजें पहले मैनेजमेंट को शोर या गड़बड़ लगती थीं, वही असल में ग्रोथ का सिग्नल है। आप अलग अलग आवाजों को मौका देकर भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी संस्था को ज्यादा लचीला और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन जाहिर है ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना होगा नहीं। रिपोर्ट में प्रबंधन के ब्लैक बॉक्स की बात की गई है। इसका क्या मतलब है? ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि टॉप लीडरशिप शायद इस विचार को पसंद करे, लेकिन मिडिल मैनेजर्स जो असल में टीमों को चलाते हैं, वे इसके लिए तैयार नहीं है। वो घबराते हैं। उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली होती। उन्हें नहीं पता कि संज्ञानात्मक रूप से विविध टीमों को कैसे मैनेज किया जाए। उन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और इस डर की वजह से वे अनजाने में ऐसे कर्मचारियों को अलग थलग कर देते हैं या उन्हें वो मौके नहीं देते जिनके वो हकदार हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसे ठीक कैसे किया जाए? सिर्फ पॉलिसी बना देना तो काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत 2 ठोस समाधान सुझाता है। पहला है न्यूरो साक्षरता, मतलब न्यूरो लिटरेसी। ओके। इसका सीधा सा मतलब है मैनेजरों को ट्रेनिंग देना, उन्हें ये समझाना कि अलग अलग दिमाग कैसे काम करते हैं, उनकी क्या ताकतें हैं और उन्हें किस तरह के समर्थन की जरूरत हो सकती है। ये ट्रेनिंग उन्हें सिर्फ सुपरवाइजर से टैलेंट का संरक्षक बना देती है। वे सीखते हैं कि हर सदस्य की अनोखी ताकत का इस्तेमाल टीम के भले के लिए कैसे किया जाए। और दूसरा समाधान क्या है? लोगों को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे काम करने की जगहों को ही बदलने के बारे में है। उदाहरण के लिए, आजकल के ओपन प्लान ऑफिस, जहां कोई दीवार नहीं होती और हर तरफ शोर होता है, वो कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा संवेदी बोझ पैदा करते हैं। तेज रोशनी, लगातार बातचीत। सच कहूं तो ये सिर्फ न्यूरो डाइवर्जेंट कर्मचारियों के लिए नहीं, कई बार तो मेरे लिए भी ध्यान लगाना मुश्किल बना देता है। आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब ही यही है, ऐसा माहौल बनाना जो सबके लिए काम करे। जैसे ऑफिस में शांत क्षेत्र, मतलब क्वाइट जोन्स बनाना, जहां लोग बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम कर सकें, या कर्मचारियों को लचीले शेड्यूल की पेशकश करना, ताकि वे तब काम कर सकें जब वे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। सही है। दिलचस्प बात यह है कि ये उपाय जो एक समूह की मदद के लिए बनाए जाते हैं, वे अक्सर पूरे वर्कफोर्स की भलाई और फोकस को बढ़ाते हैं। ये सबके लिए एक जीत की स्थिति है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बात यह है, न्यूरो डाइवर्सिटी को अपनाना सिर्फ नैतिक रूप से सही काम नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए तैयार रहने की एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ये इनोवेशन के इंसानी पक्ष को समझने और उसमें महारत हासिल करने के बारे में है। ये मानने के बारे में है कि अलग अलग तरह के दिमाग जब एक साथ आते हैं तो वे हमेशा बेहतर परिणाम देते हैं। और एक बार फिर याद दिला दूं, ये सारी जानकारी और विश्लेषण असाइनमेंट वाइन्स की रिपोर्ट पर आधारित था। मैं इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। स्रोत में हमने इस बात पर चर्चा की कि कार्यस्थल को न्यूरोडाइवर्जेंट व्यक्तियों के लिए कैसे अनुकूलित किया जाए। लेकिन क्या होगा अगर हम इस सवाल को पलट दें?
क्या होगा अगर हम ये सोचें कि हमारे काम करने के तरीकों, हमारे ऑफिस और हमारी टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सल डिज़ाइन के सिद्धांत, उनकी न्यूरोलॉजिकल बनावट की परवाह किए बिना हम सभी के अंदर छिपी हुई क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकते हैं? शायद असली इनोवेशन किसी एक समूह के लिए समायोजन करने में नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जो शुरू से ही सभी के लिए लचीला, मानवीय और सहायक हो।